हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 7 से। इसके पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियो जो हैं वो चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। आज ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें कि हम स्पेसिफिकली इवोल्यूशन की तो बात करेंगे ही, बट पर्टिकुलर हम इसमें टॉपिक लेके चलेंगे अडैप्टिव रेडिएशन कि जो अडैप्टिव रेडिएशंस होते हैं वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से उनका प्रोसेसिंग होता है और ये किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं, जो कि डार्विन की एक थ्योरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि पर्टिकुलर अडैप्टिव रेडिएशन से ही रिलेटेड है। तो हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी जो भी मैकेनिज्म थी वहाँ तक। तो आज का जो टॉपिक है वो है अडैप्टिव रेडिएशन से। अडैप्टिव रेडिएशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसकी जो मतलब पास्ट था, इसकी जो डेफिनेशंस थी उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या कहा गया है कि ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में कि जो डार्विन थे उन्होंने जो अपनी नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी दी, जो उन्होंने अपना जो जर्नी की वो कौन से आइलैंड के ऊपर की, तो उन्होंने की थी गैलापागोस आइलैंड के ऊपर। देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे जो एनिमल्स थे, जो बर्ड्स थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या देखी, डाइवर्सिटी देखी, डिफरेंसेस देखे। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, और जो भी स्पेसिफिकली उन्होंने ये जो डिफरेंस देखा वो किसके अंदर देखा, जो छोटे छोटे ब्लैक बर्ड्स थे उनके अंदर उन्होंने ये डिफरेंस देखे। और इन ब्लैक बर्ड्स को डार्विन के सम्मान में ही क्या कहा गया, डार्विन फिंचेस कहा गया। तो अडैप्टिव रेडिएशन का सबसे हिट एग्जांपल क्या है, डार्विन फिंचेस। व्हाट इज द हिट एग्जांपल ऑफ द अडैप्टिव रेडिएशन? दीज आर द डार्विन फिंचेस। ही रियलाइज दैट देयर आर मैनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। उन्होंने देखा कि एक ही गैलापागोस आइलैंड के ऊपर इन फिंचेस की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी, ब्लैक बर्ड्स की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी। ऑल द वेराइटीज़ ही कंजक्चर्ड, उन्होंने जो कल्पना की, कंजक्चर्ड का मीन होता है एज्यूम करना, कल्पना करना, हाइपोथेसिस बनाना। तो उन्होंने जो कंजक्चर्ड की, हाइपोथेसिस बनाई, इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि ये जो फिंचेस थी ये सारी की सारी कहाँ पर इवॉल्व हुई हैं, इनका एवोल्यूशन कहाँ पर हुआ है, उसी आइलैंड के ऊपर अपने आप हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर। और इनका जो एक एंसेस्टर था वो क्या था, उन्हीं की एक ओरिजिनल फिंचेस थी जिसका फीचर क्या था, सीड ईटिंग, मतलब वो सीड ईट करती थी, हार्बीवोर थी। मैनी अदर फॉर्म विद अल्टर्ड बीक अरोज। तो सीड ईटिंग फीचर से बहुत सारे जो मतलब अलग अलग वेराइटीज़ थी वो इवॉल्व हुई, और उनके अंदर क्या चेंजेस आते गए, उनकी जो बीक थी यानी उनकी चोंच थी वो अल्टर होती थी, चेंज होती थी। यानी ओरिजिनल फीचर तो था सीड ईटिंग, लेकिन उनके जो बीक्स थी उनमें डिफरेंस आते गए, चोंच में डिफरेंस आते गए, और उनका जो हैबिटाट था, फूड हैबिट्स थी वो डिफरेंट होती गई, और इस तरीके से उनमें एवोल्यूशंस आते गए, जैसे कि आपको डायग्राम में भी शो किया गया है। वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। ये देखिए, ये बीक्स के अंदर आपको बेसिकली डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो बीक इनकी बदलती गई, और इनके बीक्स में बदलाव आने के कारण ओरिजिनल सीड ईटिंग जो फिंचेस थी उनसे डिफरेंट टाइप की फिंचेस का एवोल्यूशन हो पाया, enabling them to become insectivorous एंड वेजिटेरियन फिंचेस। तो जब चोंच बदली, बीक बदली, तो उनके जो फीचर्स थे, उनके जो कैरेक्टर्स थे वो भी बदले। तो वो सीड ईटिंग से इंसेक्टिवोरस भी बन गई और कुछ वेजिटेरियन भी बन गई। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएट टू अदर एरियाज ऑफ जोग्राफी, इट इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कर लीजिए, अडैप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन आपको हर जगह ही पूछी जाती है। तो अडैप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इवोल्यूशन का है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो डेवलप होती हैं एक ही जोग्राफिकल एरिया में, और वो डेवलप कहाँ से होती है, एक सिंगल पॉइंट से डेवलप होती हैं, और फाइनली वो रेडिएट हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं अदर जोग्राफिकल एरियाज़ में भी, और इसी को हम क्या कहते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। यहाँ पर भी जो हमारा सेंटर पॉइंट था वो था सीड ईटिंग, जो उनकी हैबिट थी, उनकी बीक थी, उसी से डिफरेंट टाइप की बीक का डेवलपमेंट हुआ। लाइक जो फिंचेस थी वो हार्बीवोर हुई या फिर वो इंसेक्टिवोरस हुई, तो इस तरीके से वो वहाँ पे डेवलप होकर अदर एरियाज़ में भी रेडिएट कर गई, और इसी को हमने बोला अडैप्टिव रेडिएशन।
डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फेनोमेनॉन। इस फेनोमेनॉन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस है। अनदर एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो ये जो वर्ड है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, उसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय मार्सुपियल्स। दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव मार्सुपियम इन देयर बॉडी, जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मार्सुपियम मिलेगी, मार्सुपियम। ये मार्सुपियम क्या होती है, ये मार्सुपियम एक तरीके की ब्रूड पाउच है। ब्रूड पाउच, मार्सुपियम का मतलब आप लिख सकते हैं ब्रूड पाउच, BROOD, ब्रूड पाउच। तो ब्रूड पाउच को मार्सुपियम कहा जाता है। तो ये जो ब्रूड पाउच है, मार्सुपियम है, जिन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है उन ऑर्गेनिजम्स को हम मार्सुपियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंगारू इसमें आएगा। तो कंगारू में आपने देखा होगा कि एक ब्रूड पाउच पाई जाती है, जिसमें कि जो मतलब एक तरीके से अनडेवलप्ड जो उनके बेबीज होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है वो, और अनडेवलप से वो क्या बन जाते हैं, वो डेवलप बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये मार्सुपियम जिन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं मार्सुपियल्स। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मार्सुपियल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं। इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, बट उनका एंसेस्टर कैसा होता है, सेम होता है, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलिया आइलैंड। और ये सारे के सारे डेवलप तो हो चुके हैं, बट एक ही कॉन्टिनेंट के ऊपर अवेलेबल हैं, और वो कॉन्टिनेंट, वो महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाहर वो नहीं गए हैं। व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, जब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पे आपको एक से ज़्यादा अडैप्टिव रेडिएशंस देखने को मिलेंगे, तो आप उनको क्या कहोगे, वी कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यानी कन्वर्ज तो हो रही है वो स्पीशीज, बट एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में हो रही है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। यहाँ पर एक एंसेस्टर से, मार्सुपियल से, देखिए कितने सारे मार्सुपियल डेवलप हुए हैं। बॉम्बिकूट है, कोयला है, मार्सुपियल मोल है, शुगर ग्लाइडर है, टाइगर कैट है, बेंडेड एंटीटर है, मार्सुपियल रेट है, कंगारू है, वोम्बाट है। तो सब ये क्या है, ये एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुई स्पीशीज़ हैं, और इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरीके से अडैप्टिव रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट अडैप्टिव रेडिएशन। प्लासेंटल जो मैमल्स हैं जिनमें प्लासेंटा पाया जाता है, प्लासेंटल मैमल्स जो हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, ये भी अडैप्टिव रेडिएशन का ही एग्जांपल है। तो अडैप्टिव रेडिएशन के हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल हो गए। पहला हो गया डार्विन फिंचेस, दूसरा हो गया डार्विन फिंचेस के बाद में अपना ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और उसके बाद में आएगा प्लासेंटल मैमल्स। तो ये भी डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं प्लासेंटल मैमल्स से, और ईच विच अपीयर टू सिमिलर टू बी करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। और ये एक सिमिलरिटी शो करते हैं किसके साथ में, मार्सुपियल्स के साथ में। जैसे ये एक हिट एग्जांपल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लासेंटल वुल्फ जो है ये किसके जैसा है, ये तस्मानियन वुल्फ के जैसा है, और तस्मानियन वुल्फ क्या है, एक मार्सुपियल है। तो प्लासेंटल वुल्फ किसकी जैसा है, तस्मानियन वुल्फ के जैसा है। यहाँ पर आपको सिमिलरिटी भी शो की गई है मोल की, मोल मार्सुपियल मोल जैसा है। एंटीटर जो है ये नुम्बाट एंटीटर की तरह है। माउस जो है मार्सुपियल माउस के सिमिलरिटी शो करता है, और लेमूर जो है वो स्पॉटेड कस्कस के साथ में अपनी सिमिलरिटी शो करेगा। तो यहाँ वाले जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, और ये वाले जो हैं प्लासेंटल मैमल्स हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि कौन सा प्लासेंटल मैमल कौन से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के साथ में अपनी सिमिलरिटी शो करेगा। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने कहा कि इवोल्यूशन कौन से फिनोमेनन से हुआ, नेचुरल सिलेक्शन से। इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। उन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन ये कब स्टार्ट हुए, ये सब स्टार्ट हुए जब सेलुलर जो फॉर्म्स थी, सेल्स जो थी, उनके अंदर मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ आ गई, मेटाबॉलिज्म की कैपेबिलिटीज़ आ गई। कुछ जो सब्सटेंस थे सिंपल सब्सटेंस, उन्होंने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए, और कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनाए। द एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। एसेंस का मीन होता है इंपॉर्टेंस। तो जो डार्विन थ्योरी है वो डार्विन थ्योरी बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है, कि वो ये कहती है कि इवोल्यूशन जो है और बाकी कुछ नहीं है, वो एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन ही है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और दिस लाइफ स्पान। नई नई जो फॉर्म्स है वो किस तरीके से अपीयर होंगी, किस पर डिपेंड करता है, ये उनकी लाइफ स्पान पे डिपेंड करता है। माइक्रोब्स जो होते हैं दैट डिवाइड फास्ट, क्योंकि उनमें डिवीजन की प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है, उनमें मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी बहुत तेज़ होती है, तो वो कुछ ही समय में क्या करते हैं, अपने मिलियन इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। एक घंटे के अंदर, एक आवर के अंदर ही अपने बहुत ज़्यादा मिलियन इंडिविजुअल्स वो फॉर्म कर लेते हैं। उसका एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पर समझाया गया है। एक कॉलोनी है ए,
बैक्टीरिया की, जिसको कि हमने ए कहा ग्रोविंग ऑन गिवन मीडियम, उसको हम लेबोरेटरी में एक जो मीडियम दिया गया उसके ऊपर ग्रोथ करवा रहे हैं, हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन टर्म ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज फीड कंपोनेंट। तो उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वेरिएशन किया, और वेरिएशन इस तरीके से किया कि वो जो फीड खाने के लिए जो हमने उनको कंपोनेंट डाला है वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ए चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बी दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन। अब हमने क्या किया कि कुछ समय तक तो हम एक सेम उनको कंपोजिशन दे रहे थे, लाइक मान लीजिए शुगर के अंदर हम उनको सुक्रोज दे रहे थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद में हमने उनकी शुगर में चेंज किया, सुक्रोज की जगह मान लीजिए हमने और कोई शुगर उनको, जैसे फ्रक्टोज है या कोई अदर कंपोनेंट उनको डाला, तो उस ए स्पीशीज़ ए कॉलोनी के अंदर वो ही बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे जो बदलते हुए कंडीशंस में अपने आप को अडाप्ट करेंगे। तो जो बच जाएंगे उनको हम कहेंगे कॉलोनी बी, that can survive under new conditions. In due course of time this variant population outgrow the other। ऐसी स्थिति में जो ये बी वाले जो बचेंगे, कॉलोनी बी वाले, वो क्या करेंगे, दूसरों के साथ में आउटब्रीड करेंगे। आउटब्रीड करने का मतलब उनके साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर उनके अंदर कॉन्जुगेशन या फिर और कोई स्टेप की प्रोसेस होगी, और उनकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ करेगी और नई नई स्पीशीज़ का डेवलपमेंट होगा। दिस वुड हैपन विद इन डेज, और ये सारी प्रोसेस कुछ दिनों में हो जाएगी। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन फिश और फाउल, ऐसा ही आपको फिश और फाउल की कंडीशंस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डेवलपमेंट में मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं, जबकि माइक्रोब्स ने ये काम डेज में कर दिया, बिकॉज उनके लाइफ स्पान्स क्या हैं, डिफरेंट है। हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन फिटनेस ऑफ ए। अब हम माइक्रोब्स के ऊपर आ रहे हैं, और माइक्रोब्स के ऊपर जो हमारी दो कॉलोनी बनी थी, कॉलोनी ए कॉलोनी बी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि कॉलोनी बी की फिटनेस क्या है, कॉलोनी ए से अच्छी है नई कंडीशंस में। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर जो है वो कॉलोनी बी को सेलेक्ट करेगा और कॉलोनी ए को रिजेक्ट करेगा। नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर हमेशा फिटनेस को सिलेक्ट करती है। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज, सो कॉल्ड जो फिटनेस है, ये कौन सी फिटनेस है, ये जो है वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ये जो फिटनेस है, सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स विच आर इनहेरिटेड। ऐसे करेक्टर्स हैं जो आगे से आगे क्या होंगे, इनहेरिट होंगे, पेरेंट्स से कहाँ पर जाएंगे, न्यू जनरेशन्स में जाएंगे। हेयर देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एंड सो इवॉल्व, और आगे से आगे जब ये करेक्टर ट्रांसफर होंगे तो ये जेनेटिक बेसिस के ऊपर इनको क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, और स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। अनदर वे क्या है, सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडाप्टेड। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छी तरीके से अडाप्ट हो जाते हैं अपने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। हॉस्टाइल का मतलब विपरीत एनवायरनमेंट में। अडाप्टिव एबिलिटी इनहेरिटेड, अडाप्टेशन की जो कैपेसिटी है ये इनहेरिट होती है। इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस, इसका जेनेटिक प्रूफ भी है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी अडाप्ट टू गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, और फिटनेस वही है जिसको नेचर क्या करती है, सेलेक्ट करती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारे सामने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो क्वेश्चन ये है कि ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं जो ब्लैक से दिए गए हैं आपको बोल्ड करके। ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। तो ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि डार्विन थ्योरी के दो कंसेप्ट कौन कौन से हैं। तो पहला तो है ब्रांचिंग डिसेंट, यानी कि एक एंसेस्टर आगे जाके बहुत सारे अपने ब्रांचेस बना देता है, और नेचुरल सिलेक्शन दूसरा इसका कंसेप्ट है। Even before Darwin, a Francis naturalist Lamarck had said that evolution of life form had occurred but driven by use and disuse of organ। तो देखिए लमार्क एक वैज्ञानिक थे, लमार्क ने अपना कंसेप्ट दिया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ, उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल देते हुए समझाया हु इन एन अटेम्प्ट टू फॉरेज लीव, कि ये जो जिराफ है ये लीव्स को फॉरेज करने के चक्कर में, लीव्स को ढूंढने के चक्कर में टॉल ट्रीज से जो लीव लेता था उसने क्या किया, अपने जो मतलब उसकी नेक बोन्स थी उनको इलोंगेट कर लिया, लंबा कर लिया, और इस फीचर को उन्होंने अगली जनरेशन को अडाप्ट यानी इनहेरिट कर दिया। एज दे पास ऑन इज एक्वायर्ड करेक्टर, बिकॉज ये एक्वायर्ड करेक्टर था, जिराफ ने इस करेक्टर को एक्वायर यानी प्राप्त किया था एनवायरमेंट से, उसने क्या किया, अपनी अगली जनरेशन में उस करेक्टर को प्रोसीड किया। जिराफ स्लोली ओवर द ईयर केम टू एक्वायर लॉन्ग लेग, और कुछ ही सालों के अंदर उसकी नेक कैसी होगी, लंबी हो गई। बट किसी भी साइंटिस्ट ने इस कंजक्टर के ऊपर, हाइपोथेसिस के ऊपर बिलीव नहीं किया, बिकॉज हम जानते हैं कि जो एक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में नहीं जाते। इज इवोल्यूशन प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो इवोल्यूशन है वो प्रोसेस है या प्रोसेस का रिजल्ट है। तो द वर्ड वी सी इन एनिमिनेट एंड एनिमेट, ये ऐसा ही है जैसे हम शब्द देखते हैं,
इनएनिमेट का मतलब क्या होता है नॉन लिविंग, और एनिमेट का मतलब क्या होता है लिविंग। इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, ये सब चीज़ें क्या है, एवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरी है। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ड वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। अगर हम इस आधार पे देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ When we describe the story of life on earth, जब हम लाइफ की स्टोरी को बताएंगे, we treat evolution as consequence of process, तो हम evolution को क्या कहेंगे कि ये एक प्रोसेस का परिणाम है। और वो कौन सी प्रोसेस का परिणाम है, नेचुरल सिलेक्शन का। तो सर्कमस्टांस बदलेगी, हमारी डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। We are still not very clear whether the regard evolution and natural selection as process or end result of unknown process, तो हम अभी तक भी कंफर्म नहीं है कि हम evolution को प्रोसेस कहें या प्रोसेस का रिजल्ट कहें। इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस, एक न्यू साइंटिस्ट है थॉमस माल्थस, उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर वर्क किया और उनका जो वर्क था वो डार्विन से ही प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस था। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल, उन्होंने कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ये बिल्कुल एक तरीके से प्रूव्ड है, बिकॉज ये किस पर डिपेंड करता है, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन आर लिमिटेड, उन्होंने कहा ये नेचुरल सिलेक्शन जो होता है लिमिटेड होता है। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज, पॉपुलेशन जो होती है वो स्टेबल होती हैं साइज में, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, लेकिन इसमें सीजन्स के हिसाब से फ्लक्चुएशंस यानी चेंजेस आते रहते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं ये सीजन्स के बेस पे आते हैं। मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंबर जो हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, दो इंडिविजुअल एक दूसरे जैसे नहीं हो सकते। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, भले ही वो सुपरफिशियली यानी ऊपर ऊपर से एक जैसे हों। मोस्ट ऑफ वेरिएशंस आर इनहेरिटेड एक्सेट्रा, फिर भी उनके अंदर वेरिएशंस आएंगी। द फैक्ट दैट the theoretically population size will grow exponentially, theoretically हम कह सकते हैं कि population कैसे grow कर रही है, exponentially कर रही है, बहुत तेजी से कर रही है, अगर सारे के सारे reproduction करने लग जाए मैक्सिमम तरीके से। This fact can be seen in growing bacteria population, ये फैक्टर आपको अभी बैक्टीरिया की कंडीशन में देख रहे हो आप, आपने देखा ही है। And the fact that population sizes really are limited, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो पॉपुलेशन की साइज कैसी होती है, लिमिटेड होती है। मीन दैट देयर हैड बीन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज, तो हम दिमाग लगा लेते हैं कि लिमिटेड क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। एक ही स्पीशीज रिसोर्सेज के लिए आपस में क्या करती है, कंपटीशन करती है। ओनली सम सर्वाइव, कुछ स्पीशीज़ के लोग सर्वाइव करते हैं। ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और वो जो सर्वाइव करते हैं वो दूसरों को मार कर करते हैं। दैट कुड नॉट फ्लरिश, यानी दूसरे फ्लरिश फलते फूलते नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है। द नॉवेलिटी एंड ब्रिलियंट इनसाइट, नॉवेलिटी यानी नयापन, इस पूरी की पूरी थ्योरी में नयापन क्या था, और ब्रिलियंट इनसाइट यानी अंतर की जो देखा जाए मतलब एक तरीके से ब्रिलियंसी क्या थी डार्विन के अंदर। उन्होंने कहा ही असर्टेड दैट वेरिएशंस विच आर हेरिटेबल एंड विच मेक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, adaptation to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny। उन्होंने कहा कि जो वेरिएशंस हैं जो इनहेरिट करती हैं पेरेंट्स से बच्चों में, और क्या करती है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को अडाप्ट करने में हेल्प करती हैं। ये इसी के कारण, इन वेरिएशंस के कारण ही जो ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं वो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी बहुत ज़्यादा प्रोजेनी को वो छोड़कर जाते हैं। हैंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर मैनी जनरेशन सर्वाइवर्स विल लीव, तो कुछ ही समय के बाद में जो सर्वाइवर्स हैं जो बच गए हैं कंपटीशन में, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेनी को छोड़ के जाते हैं, और इस तरीके से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं और फाइनली वो इवोल्यूशन के फॉर्म में हमें दिखने लग जाती है। तो ये सारी जो कंसेप्ट हमने आज डिस्कस किया, ये किया अडाप्टिव रेडिएशंस के, और जो इवोल्यूशन का नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, कंसेप्ट है, उसके बारे में। आई होप आज आपको ये जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हुई होगी। एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़ना, फिर वीडियो को वॉच करना, और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को लिखकर बताना, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा बेनिफिट लेने के लिए आप वीडियो को फुल देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर किया कीजिए, ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।